बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज जो हम टॉपिक देखेंगे रेजोनेंस में वो है रेजोनेंस एनर्जी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं और किसी भी दिए गए 2 या 3 मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन, और इस पे सवाल आते रहते हैं। जेई नीट में 2-3 स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे, 2-3 मॉलिक्यूल अलग अलग दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनके रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करें, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताएं, किसका सबसे ज्यादा और किसका कम। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। तो देखो बच्चों, रेजोनेंस क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी मॉलिक्यूल में, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फीचर है इन विच पोजीशन ऑफ पाई बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन is changing without change in the position of any atom। तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन बदलेंगे, जिसके कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस के दौरान मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करता है, यानी एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी जो रेजोनेंस के दौरान रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ेंगे इसको एक बार। रेजोनेंस लीड्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सही बात है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होता है रेजोनेंस में, विच इन टर्न इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। इससे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। जब एनर्जी बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा उस प्रोसेस में, और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होता है कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। रेजोनेंस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी जो रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसको समझते हैं यहाँ एनर्जी डायग्राम पे। ये बेंजीन के 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और हम जानते हैं कि दोनों ही इमेजिनरी है, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों कैसे स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा जो कि एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के दौरान जो रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से, ये क्या है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों की कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो ज्यादा है रेजोनेंस हाइब्रिड की तुलना में। इसका मतलब जब रेजोनेंस हो रहा था तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, और तब जाके रेजोनेंस हाइब्रिड बना, मतलब स्टेबिलिटी गेन हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ। और यही जो एनर्जी रिलीज हुआ है, यही जो डेल ई है, एनर्जी गैप डेल ई, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हमने पहले भी देखा था। रेजोनेंस एनर्जी कहते किसको है, तो रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा स्टेबल जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें से घटा देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तभी तो एग्जिस्ट करता है। और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो लिस्ट स्टेबल है रेजोनेंस हाइब्रिड की तुलना में, और उसी के दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब बात आती है कि जब मॉलिक्यूल दिए रहेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। तो इसके लिए एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह रेजोनेंस एनर्जी हम कंपेयर कर पाएंगे। देखिए, रेजोनेंस सबसे अच्छा कब होता है, जब दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 2 या 2 से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब एक जैसे हो, तो सब मिलके क्या करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा और अच्छा खासा रेजोनेंस माना जाएगा। मतलब वो ऐसा कंडीशन होगा जब वो रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे बेंजीन के केस में 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर और दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट, उस केस में जो रेजोनेंस होता है वो सबसे अच्छा होता है और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है, और उस केस में जो रिलीज्ड एनर्जी होता है वो भी क्या होगा, ज्यादा। तो रेजोनेंस एनर्जी उस केस में मैक्सिमम आएगा। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें परसेंटेज के टर्म में बताया गया है कंट्रीब्यूशन। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 और ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 मान लो, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड, कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड।
पहले केस में देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है रेजोनेंस में और कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 0%। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। सारा का सारा जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 ही डोनेट कर देगा, कंट्रीब्यूट कर देगा, तो फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 की जरूरत क्या है? तो ये अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा, ना ही रेजोनेंस का कोई फेनोमेना हो रहा है और ना ही कोई एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये दिस इज द स्टेट ऑफ नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख लेंगे स्टेट ऑफ नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस हुआ ही नहीं है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 90% कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उतना बेहतर नहीं रेजोनेंस हुआ है क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 का डोमिनेंस है, मैक्सिमम ये भी कर रहा है, लेकिन चूंकि 10% तो कर रहा है ना कम से कम, इसलिए मानेंगे कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। और इस केस में सपोज जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं RE1, रेजोनेंस एनर्जी 1। ठीक है, दूसरा केस देखें, 70% कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है और 30% कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ इसके तुलना में थोड़ा अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि दोनों अब इक्विवेलेंट पहुंच रहे हैं, तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा और इसके तुलना में यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा गेन होगा और एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी 2। सपोज इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोल देते हैं रेजोनेंस एनर्जी 2। ये तो बेस्ट है, फेवरेबल कंडीशन है। ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है हमारे रेजोनेंस होने के लिए। दिस कंडीशन इज फेवरेबल। जब दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर 50-50% डोनेट करे, कंट्रीब्यूट करे, तो इसको मान लो बोल देते हैं रेजोनेंस एनर्जी 3। और जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तो ये है स्टेट ऑफ मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी, state of maximum resonance energy, and any deviation from this state decreases resonance energy। तो ऐसा हो जाए कि 50-50% कंट्रीब्यूट करे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो वो सबसे फेवरेबल कंडीशन है। उसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन इससे कोई भी डेविएशन हो, जैसे 70-30 हो जाए, 90-10 हो जाए, 80-20 हो जाए, उस केस में क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी इसके तुलना में कम होगा। तो अगर ये तीनों को ऑर्डर में सजाना हो, पहले वाले केस में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर इन तीनों को ऑर्डर में सजाना हो तो हम लिखेंगे रेजोनेंस एनर्जी 3 is greater than resonance energy 2 is greater than resonance energy 1। क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी 3 में 50-50% है, 2 में 70-30 चल रहा है और 1 में 90-10 चल रहा है। तो इस तरह से रेजोनेंस एनर्जी को हम कंपेयर करेंगे। तो मोटा मोटी क्या चीज हम पढ़े उसको दिमाग में सेट कर लेंगे। जब भी इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा या ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो वो बोलेंगे उस केस में अच्छा खासा स्टेबिलिटी गेन करता है मॉलिक्यूल थ्रू रेजोनेंस, और जो एनर्जी रिलीज होता है वो भी अच्छा खासा होता है। तो कहा जाता है कि उस केस में रेजोनेंस एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और एनी डेविएशन फ्रॉम द 50-50% स्टेट डिक्रीजेज इट्स रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अगला देखते हैं। वही दिखा हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी को जब भी कंपेयर करने के लिए आए तो अगर मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो उसका रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। नॉन एरोमेटिक कोई भी हो, बिना किसी शर्त के, यदि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, जैसे हमारा बेंजीन है या बेंजीन सिस्टम जो भी है, वो सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक। किस कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं ये जस्ट इसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक हम ये जानते हैं कि एरोमेटिक जनरली बेंजीन रिंग या उससे मिलता जुलता रिंग को कहते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दोनों में रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है। यदि एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और दूसरा नॉन एरोमेटिक है तो आप एरोमेटिक में टिक कर देंगे। ठीक है, नॉन एरोमेटिक जब हो, दोनों मॉलिक्यूल कैसा हो, नॉन एरोमेटिक, तब देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है कि नॉन इक्विवेलेंट।
समझ में आ रही है? इक्विवेलेंट मतलब क्या है? 50-50%, 50% वाला स्टेट है ना। और यहाँ पे वैसा स्टेट नहीं है, वहां पे 50-50 स्टेट नहीं है। तो जिसमें 50-50% स्टेट है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, उस केस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा और नॉन इक्विवेलेंट वाले में रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। मान लो दो इक्विवेलेंट है, तब क्या करेंगे? तब देखेंगे किसमें ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर या लेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। या सपोज दो नॉन इक्विवेलेंट ही हैं, तो दो नॉन इक्विवेलेंट में है तो देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल में ज्यादा नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और किसमें लेस नंबर है। ज्यादा नंबर वाला ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रखेगा। तो ये हम समझ गए कि यदि एरोमेटिक है वो नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगा, बात खत्म। यदि किसी के इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और किसी के नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वाला ज्यादा होगा, भले ही उसका दो ही हो, और नॉन इक्विवेलेंट के 5-5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो, डजंट मैटर। यदि इक्विवेलेंट है तो उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। यदि दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट है या दोनों ही इक्विवेलेंट है, तब हम रेजोनेटिंग कंपोनेंट देखेंगे कि कितना स्ट्रक्चर बन रहा है। जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है मतलब उतने अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है, मतलब उतना अच्छा से मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, मतलब उस प्रोसेस में उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, मतलब रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम होगा उस केस में। ठीक है, अब देखते हैं अगला। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, वही जो अभी हम आपको बता रहे थे। इंक्रीज इन रेजोनेटिंग कंपोनेंट इंक्रीजेज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेटिंग कंपोनेंट मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर बढ़ना या रेजोनेटिंग कंपोनेंट में और ज्यादा रेजोनेंस होने की संभावना बढ़ना। जैसे 2 पाई बॉन्ड कंजुगेट में है, उसमें 1 पाई बॉन्ड और जोड़ दिए तो रेजोनेटिंग कंपोनेंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो वो क्या करेगा? रेजोनेंस एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है। लीनियर कंजुगेशन गिव्स मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस कंजुगेशन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस अच्छा से हो पाता है। लीनियर कंजुगेशन किसको कहते हैं? सपोज डबल बॉन्ड डायरेक्ट लगातार है इस तरह से, सपोज इसको बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन किसको बोलेंगे? सपोज ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड एंड यहां डबल बॉन्ड। ये लीनियर कंजुगेशन है और ये क्रॉस कंजुगेशन है। यहां पे रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे और इसमें इजीली रेजोनेंस हो पाता है। तीनों यहाँ पे क्या होगा? यहां से यहां आएगा या इधर से इधर आएगा। यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड इसको खुलेगा फिर इधर से इधर खुलेगा, तो इजीली रेजोनेंस हो रहा है लीनियर कंजुगेशन में, इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा रादर देन क्रॉस कंजुगेशन। तो 2 चीज यहाँ नोट में हमने समझा कि यदि रेजोनेटिंग कंपोनेंट बढ़ेगा मतलब रेजोनेंस होने के चांसेस यदि बढ़ाएंगे किसी मॉलिक्यूल में तो वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी को और बढ़ा देगा, और यदि लीनियर कंजुगेशन है उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा क्रॉस कंजुगेशन से। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है यहां पे, देखिए ये फॉर्मिक एसिड है और ये क्या है? फॉर्मेट आयन है। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे? हमको दोनों में ये देखना है कि रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा है। तो जब भी 2 मॉलिक्यूल आए और उनके बीच में रेजोनेंस एनर्जी 2 या 2 से 3 मॉलिक्यूल या उससे ज्यादा भी आए और उनके रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करना हो, तो सबसे पहले उन सारे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लिख लेंगे। तो पहले इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख लो। इसका क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा तो बन जाएगा HCO पर माइनस, कार्बन पे प्लस, OH, ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या कर देगा? इधर डोनेट कर देगा। तो इससे जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? HCO पर माइनस, डबल बॉन्ड OH प्लस। इसका लिख लेते हैं। ये बॉन्ड मान लो इधर खुल गया तो क्या बनेगा? HCO माइनस प्लस O माइनस। ये जनरली बहुत कम स्टेबल होता है ना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस तुरंत ये बॉन्ड बना लेगा, तो इसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम? HCO माइनस और यहाँ पर क्या लिख देंगे? डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर 2 ही मानते हैं, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है। इसको काउंट भी नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एग्जिस्ट तो वैसे तीनों में से कोई नहीं करता है, लेकिन ये बहुत कम स्टेबल है, इसका हम बात ही नहीं करेंगे। जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा ये माइनस के साथ यहाँ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा।
अब देखो इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो रेजोनेंस एनर्जी 2 का ज्यादा होगा किससे, 1 से। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां पे जो बन रहा है वो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, C+O- दोनों एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पे डेविएशन कम है। यदि ये 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 50% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड 50-50 स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे मान लो ये ज्यादा स्टेबल है, किसके तुलना में, इसके तुलना में और इसके तुलना में। सपोज ये अगर 60% कर रहा है, ठीक है, ये अगर 10% कर रहा है और ये अगर 30% कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, डेविएशन आ गया है। क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा कर रहा है, उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो ये 30% कर रहा है, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी है, ये 10% कर रहा है। तो यहाँ पे वेरिएशन आया है 50-50 से, इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, नाइट्रोजन का माइनस ऐसे घूमेगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड NH, और कार्बन पे क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस डबल बॉन्ड को इस साइड खोल देगा, यहाँ पे क्या बनेगा, NH माइनस CH डबल बॉन्ड NH। अब बताएं रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 1 का या 2 का। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम है। यदि ये रेजोनेंस हाइब्रिड में 50% डोनेट करेगा, 50% कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये भी पीछे नहीं हटेगा, ये भी बोलेगा हम भी 50% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम तुमसे किसी भी एंगल में कम नहीं है, जैसे तुम हो बिल्कुल वैसे हम हैं। तो ये केस कैसा है, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी का। लेकिन वही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस है और यहाँ पे क्या आ गया है, कार्बन पे माइनस। यदि दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे माइनस है और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे है, तो ये ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। सपोज ये 70% कंट्रीब्यूट किया, ये बेचारा कम स्टेबल है तो ये 30% ही कंट्रीब्यूट किया। एनी डेविएशन फ्रॉम 50-50% कंडीशन डिक्रीजेज द रेजोनेंस एनर्जी, इसलिए 2 का ज्यादा होगा 1 का कम होगा, क्योंकि ये 50-50% से डेविएट कर रहा है। यहाँ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे कैसा है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हैं आप इसको अच्छे से समझना है, और वही तरीका है समझने का। देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल के अंदर क्या चल रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको कि कैसे इसमें 50% है, 70% है, 60% है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है जो हम लिख रहे हैं, ये बस बता रहे हैं कि इसके तुलना में ये ऐसा होगा। ये तो इक्वल करेगा 50-50, लेकिन ये ज्यादा करेगा और ये कम करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। और रेजोनेंस एनर्जी तब ज्यादा अच्छा होगा जब सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट करे रेजोनेंस एनर्जी में। अगला देखते हैं, यहाँ पे देख लो एक कार्बोक्सिल ये है, कार्बोनेट आयन है, और एक फॉर्मेट आयन है ना, मिथेनोएट आयन है एक। तो यहाँ इसका बनाओ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो ये निगेटिव चार्ज घूमेगा और इसको क्या करेगा, ऐसे खोल देगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा CO पे माइनस, डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि ये घूमेगा और इसको ऐसे खोल देगा, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, CO पे माइनस, O पे माइनस एंड डबल बॉन्ड O। तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने और तीनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट, मतलब तीनों ही बराबर करेगा। ये भी 50-50 वाला ही बात है, 3 है तो 50-50 नहीं, मान लो 33-33-33, लेकिन तीनों ही क्या करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये कैसे है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इसका बनाओ, तो ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इसको क्या करेगा, खोल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, HCO माइनस डबल बॉन्ड O। यही 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि बोले थे कि कार्बन पे प्लस वाला ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, प्लस माइनस तुरंत क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। अब देखते हैं, यहां भी इक्विवेलेंट ही है ना, दोनों बिल्कुल सेम है। तो जब दोनों ही इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ जाए, तब हमने क्या कहा था, आप देखिए किसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है,
उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है। तो दोनों इक्विवेलेंट ही है। अगर मान लो कि ये नॉन इक्विवेलेंट रहता, ये इक्विवेलेंट रहता और दो ही रखता, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती, क्योंकि इक्विवेलेंट अगर आ गया तो वो नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज्यादा ही रेजोनेंस एनर्जी रखेगा। एरोमेटिक आ गया तो वो नॉन एरोमेटिक वाले से ज्यादा ही रेजोनेंस एनर्जी रखेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही इक्विवेलेंट है, तब हम गिन लेंगे कि किसका कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। तो इसके पास 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और इसके पास 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो फर्स्ट वन की यानी कार्बोनेट आयन की ज्यादा है मिथेनोएट आयन से। समझ में आ गई। अगला देखते हैं, एक मॉलिक्यूल ये लिखा हुआ है और एक मॉलिक्यूल ये लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच के रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करें। तो सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ का लोन पेयर डोनेट करेगा, इस बॉन्ड को इस साइड खोलेगा, यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड OH पे प्लस, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा। यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड NH2 पे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे होगा, क्योंकि यहां पे दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट है, कोई भी 50-50% वाला केस नहीं है। जब यहां से यहां जा रहे हैं, इन दोनों के बीच जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है, या इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा। देखो तो रेजोनेंस एनर्जी में सपोज मान लेते हैं ये 80% कंट्रीब्यूट किया, तो ये कितना कर रहा होगा 20%। ये 80% किया तो ये कितना कर रहा होगा 20%। यहां पर देखो ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक तो कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे क्या हुआ है चार्ज सेपरेशन हो गया है, वो भी ऑक्सीजन पे क्या चला गया है प्लस, और यहाँ कार्बन पे क्या है माइनस। तो ये कम स्टेबल है इसके तुलना में, तो इसलिए ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में और ये कम कंट्रीब्यूट करेगा। इस केस में भी तो कुछ वैसा ही हुआ है। यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, ये ज्यादा स्टेबल था, ये डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्लस है, तो यहाँ भी ये ज्यादा करेगा, लेकिन क्या 80% करेगा या उससे कम करेगा। तो अगर यहाँ 80-20 का रेशियो है तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी डिग्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ बिना चार्ज से सीधे ऑक्सीजन पे प्लस जा रहा है, मतलब ज्यादा डेंजरस। यहाँ बिना चार्ज से कहाँ जा रहा है नाइट्रोजन पे प्लस, इसके तुलना में तो ठीक ही है। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन पे प्लस, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन पे प्लस, दोनों ही डूबा हुआ है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये बोल रहा है कि कम से कम तुमसे तो हम कम डूबे हैं, क्योंकि तुम तो हमसे ज्यादा भी इलेक्ट्रोनिगेटिव हो और पॉजिटिव चार्ज अपने सर पे बिठा के रखे हो, मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो और कम है, इसके तुलना में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी है। तो इस केस में अगर ये 70% है तो ये कितना होगा 30%। बात समझ में आ रही है। दोनों ही केस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 से 2 में जाने पर एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है घट रही है। लेकिन यहाँ पे जितनी स्टेबिलिटी घट रही है उसके तुलना में यहाँ थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी घट रही है, क्योंकि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस पे जा रहे हैं, बाकी तो कार्बन पे माइनस यहाँ भी है, कार्बन पे माइनस यहाँ भी है। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन से कहाँ चले गए सीधे गए ऑक्सीजन प्लस पे, तो यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी डिग्रेड हुआ है, मतलब 50-50% से डेविएशन यहाँ ज्यादा है। यहाँ यदि ये 80 कंट्रीब्यूट करेगा तो ये 20, यहाँ 50-50 तो नहीं लेकिन इससे बेहतर है, 70 ये कर रहा है तो मान लो 30 ये कर रहा है। तो रेजोनेंस एनर्जी आप बताओ किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 2 में, क्योंकि यहाँ 50-50 से डेविएशन कम है, इसमें 50-50 से डेविएशन ज्यादा आ गया है। तो रेजोनेंस एनर्जी 2 ग्रेटर देन 1। अगर ये क्वेश्चन आप समझ पाए हैं या इसका फीलिंग आपके अंदर आ गया है तो आप रेजोनेंस सीख गए हैं या सीख रहे हैं। अब आप रेजोनेंस सीख जाएंगे, इतना अगर मॉलिक्यूल के प्रति फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो गया है तो। अगला देखते हैं, 3 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है बच्चों और तीनों में कंपेयर करना है रेजोनेंस एनर्जी का। तो सबका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लो। इसका बनाओ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेट किया, इस पाई बॉन्ड को इधर खोल दिया, स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस। चलिए
यहाँ पे आइए, ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 पे माइनस, CH पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस मिलके डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इधर और इस पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा। स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2 पे माइनस, CH डबल बॉन्ड OH पे प्लस। अब बताना है रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर तीनों में, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। यहां पे देखें, अब देखें कैसे हम लोग देखेंगे। यहां पे देख रहे हैं तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस पे चल रहे हैं, क्योंकि कार्बन पे माइनस तो सब जगह है और जो भी चीजें कॉमन है वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, वो तीनों में ही कॉमन है। हम डिफरेंट चीजों पे ही नजर रखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कहाँ गए, नाइट्रोजन प्लस पे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस था, यहाँ पे कार्बन पे माइनस आया, ये ज्यादा ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ऑक्सीजन पे, है ना। यहाँ से ऑक्सीजन से कहाँ चले गए, ऑक्सीजन प्लस पे। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्टेबल था, अचानक से स्टेबिलिटी घटी। इसमें ठीक है, इसमें यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है, दोनों ही ज्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लो ये 50-50 नहीं तो 55 और 45 तो हो गई, है ना। तो यहाँ पे दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे अपने कैनोनिकल रेजोनेंस हाइब्रिड में। मतलब 50-50% से ज्यादा डेविएशन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसलिए रेजोनेंस एनर्जी 2 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अब देखते हैं 1 और 3 में। 1 में नाइट्रोजन से चले, कार्बन पे माइनस की बात नहीं करेंगे, दोनों में गए हैं। नाइट्रोजन से चले नाइट्रोजन प्लस पे, बहुत बुरा हाल हो गया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या गया है, प्लस। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से चले और ऑक्सीजन पे प्लस पहुंच गए, ये तो और बुरा हाल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे 50-50% से और डेविएशन हो गया, ये और कम स्टेबल है इसके तुलना में। यहाँ पे भी कम है, लेकिन जितना वो कम है थोड़ा सा ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50% से उतना डेविएशन नहीं हुआ है जितना डेविएशन इस मॉलिक्यूल में हो गया है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी किसका हो जाएगा, 1 का। उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी 3 का। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे है पाइरोल, इसको बोलते हैं फ्यूरान, और ये है बेंजीन। यहाँ पे तीनों ही एरोमेटिक है, तीनों कंपाउंड कैसे हैं, एरोमेटिक, ठीक है। तो तीनों कंपाउंड एरोमेटिक है, कैसे एरोमेटिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बेंजीन जो है, तो बेंजीन का 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है और दोनों इक्विवेलेंट होता है। एक ये है और एक कैसा होगा, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करो सिर्फ, एक ये। तो ये तो बेस्ट है, ये 50%, तो ये भी 50%। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी तो मैक्सिमम होगा उन दोनों की तुलना में, क्योंकि वहां पर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। बाकी नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर में तो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है एकदम। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे घूमेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे घूमेगा। तो इसके सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे प्लस आने वाला है और इसके सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे प्लस आने वाला है। तो 3 का तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि 50-50% कंडीशन है। उसके बाद किसका होगा, 1 का कि 2 का। 2 में ऑक्सीजन से चल के ऑक्सीजन पे प्लस लेंगे, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा स्टेबिलिटी डिग्रेड हो रहा है, 50-50% से ज्यादा डेविएशन है। इसके तुलना में ये ठीक है, चलो नाइट्रोजन से चले, नाइट्रोजन पे ही प्लस आया। तो 3 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद क्या आएगा, सबसे लास्ट में 2। इस तरह से हमने कंपेयर किया मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस एनर्जी को। तो आज के क्लास में हमने समझा रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में कैसे रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान से बार बार रिवाइज करेंगे और जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उसको अपने नोटबुक में लिख के बार बार उसका ऑर्डर लिखने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।